नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। महाद्वीप पढ़ रहे थे इतने दिन से, 5-6 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, और अब महाद्वीप अपने पूरे हो चुके हैं। अब अपन शुरू कर रहे हैं महासागर। आपके टॉपिक है महासागर और उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो महासागर और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है महाद्वीप वाला, देखो रीट पात्रता परीक्षा में नहीं है। महासागर वाला, महासागरीय परिसंचरण देख लेना टॉपिक है। तो महासागर वाला जो टॉपिक है वो रीट पात्रता परीक्षा और सेकंड ग्रेड जीके के अंदर है। वीडियो वाले उनके भी है, ठीक है ना, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये लगभग महाद्वीप महासागर ऐसे टॉपिक होते हैं जो सभी के अंदर कॉमन पूछे जाते हैं और जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन आज शुरू कर रहे हैं महासागर। महासागर के अंदर अपन उच्चावच के आधार पर महासागरीय नितल को पढ़ेंगे। आज महासागर की कुछ विशेषताएं देखते हुए महासागरीय नितल को पढ़ेंगे, समझेंगे कहां से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे याद रखना है। ठीक है, इन चीजों को पढ़ के फिर अपन 2-3 दिन में अपने महासागर वैसे पूरे हो जाएंगे। जो जो जरूरी है अपने वो सारी चीजें पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं करते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कीमती है आज की तारीख में वो समय है। ठीक है, तो समय को व्यर्थ नहीं करते हुए सीधे ही आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले साथियों बात आती है कि ये जो हमारी पृथ्वी है इस पर जल ज्यादा है या स्थल ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा क्या है? जल है। यदि पृथ्वी का कुल देखा जाए तो 3/4 हिस्सा जल है। तो पृथ्वी पर जलमंडल का जो विस्तार है साथियों वो लगभग 3/4 है, लगभग 3/4 है। ठीक है ना, क्यों 75% डायरेक्ट नहीं कह सकते, लगभग 3/4 है। अब 3/4 है, इसमें देख लो, अब पृथ्वी पर जो है 71% साथियों जल पाया जाता है और 29% स्थल पाया जाता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी की किताबें जो स्कूलों में चलती है उसमें अपन उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट अपने यही मिल जाता है। ठीक है, और कई बार प्रश्न इससे बनता है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा देखा जाए तो वैगनर ने बताया है एग्जैक्ट आंकड़ा। तो वैगनर के अनुसार साथियों यदि पूछ लिया जाए, देखो ऑप्शन आपके यहां से भी आ सकता है। ठीक है, 71.7 ऐसे दे सकते हैं, सीधा 71 भी दे सकते हैं, कोई नहीं है। बड़े तौर पर, मोटे तौर पर ध्यान ये रखना है कि 71% जल है और 29% स्थल है। ठीक है, अब वैगनर महोदय के अनुसार पूछ ले तो ध्यान रखना कि 71.7% तो है आपका जल यानी जलमंडल, और वैगनर के अनुसार ही स्थल मंडल है 28.3%। ठीक है, अब 29 से यहां पे ये कम हो गए क्योंकि यहां पे 0.7 बढ़ गए, तो 28.3 तो है वैगनर के अनुसार स्थल और 71.7 है जल। ठीक है, कंफ्यूज होते हो बार बार, ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए अब। ठीक है, यहां से ये समझ में आ जाएगा। अब यदि देखा जाए पृथ्वी के 2 गोलार्ध है साथियों। ठीक है, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। यदि अपन ने वैसे मैप पूरा देखा है महाद्वीपों के अंदर, ठीक है, आप लोगों के दिमाग में भी होगा, तो यदि देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले जल कम है। समझना इस बात को, नहीं समझोगे ना तो कंफ्यूज होगे। दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले उत्तरी गोलार्ध में जल कम है, लेकिन स्थल और जल का देखा जाए तो जल दोनों गोलार्ध में अधिक है। वापस सुनना, यदि जल देखा जाए तो दोनों गोलार्ध में स्थल से अधिक है। ठीक है, स्थल से दोनों गोलार्ध में अधिक है, लेकिन दोनों गोलार्ध की तुलना में देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक है और उत्तरी गोलार्ध में जल कम है। स्थल से कम नहीं है, इसके मुकाबले कम है। ठीक है, ये चीज क्लियर यहाँ पे हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्ट तो बता ही नहीं सकता मैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। अब स्थल निकालना है, निकाल देना, 39 और 19 आएगा, निकाल देना आप। ठीक है, अपने स्थल मतलब एक पता होना चाहिए, 50% है ना, दो चीज है, मतलब 50% क्या, 2 चीज है, एक 61 पता है तो आप 100 में से घटा के इसको निकाल दोगे। ठीक है, ये चीज है। अब देखो साथियों, जितना कुल जल है ना, जैसे अपने कुल जल कितना है ये मान लो, चाहे 71 मान लो, अपने एक बार इसको मान लेते हैं। ठीक है, 71%। अब कुल जल है पृथ्वी का, विश्व का पृथ्वी का कुल जल है, उसका 97.5% महासागरीय खारा जल है, लवणता वाला महासागरीय जल है, खारा पूरा का पूरा। लगभग देखो कितना हो गया, 98% हो गया, 97.5 है। ठीक है, तो 97.5% तो खारा ही है,
पीछे जो 2.5% बचता है वो सारा अलग अलग विभक्त हो जाए, जैसे कि हिमालय, हिमनद, नदियां वगैरह जितना भी है वायुमंडल में, जैवमंडल में, सारा का सारा वो सब आपके आ जाता है बाकी के 2.5 में। तो इसको आप कह सकते हो ताजा मीठा पानी भी कह सकते हो, जो आपके आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। 2.5% मीठा या तेज जो जल है वो आ जाता है। यहां तक मैटर क्लियर है? छोटे छोटे पॉइंट है, लगता है ऐसे कि ये क्या है, ये इजी है, लेकिन जब प्रश्न बनता है और प्रश्न की लैंग्वेज घुमाई जाती है तब अपने फिर बकरी डिब्बे में आती है, ठीक है। अब इसीलिए जैसे आप राजस्थान वाली भी टेस्ट सीरीज के अंदर अभ्यास करते हैं ना, लड़के छोटे छोटे प्रश्न पर पूछने लगते हैं कि सर इसमें ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ो। अभ्यास इसीलिए किया जाता है कि हम प्रश्न की प्रकृति को समझे, प्रश्न की भाषा को समझे और ऑप्शन क्या दिए हैं उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन उत्तर निकालें, ठीक है। अब मान लीजिए निम्न में से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर दिया ही नहीं ऑप्शन में, आपको दे दिया हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। अब ऑप्शन देखना है, प्रश्न की प्रकृति को समझना है तब। अब थे कहने लग जाओगे साहब मैं धौलपुर पढ़ियोड़ो, धौलपुर तो दियोड़ो को नहीं, प्रश्न खोटो है। अरे प्रश्न खोटो को नहीं है, अपार दिमाग में घुसियो कौन है हाल के प्रश्न करनो क्या है, ठीक है। तो ये चीज होती है, प्रश्न जब घूम के आता है ना तो अपने दिमाग घूमता है फिर, इसलिए अभ्यास का महत्व है। और इसीलिए टेस्ट सीरीज को मतलब बिल्कुल जैसे घूमते प्रश्न घुमाए गए। अब कंफ्यूज होते हैं लड़के, इधर पाकिस्तान से लगती सीमा में आपने बताया कि छोटा जिला और आपने ये दे दिया, अरे उसको पढ़ो, उसमें कहीं नहीं लिखा कि छोटी सीमा वाला, उसमें लिखा है क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल लिखा हुआ नहीं है लेकिन हिडन क्षेत्रफल ही है। सबसे छोटा पूछा है तो क्षेत्रफल क्या था, यदि सीमा पर पूछना होता तो सीमा देते ना। ये चीज है, एक एक शब्द की अहमियत होती है, यदि उसे समझोगे, अपना पढ़ने का दायरा विस्तृत करोगे, अपनी काबिलियत बढ़ाओगे, मतलब अपने आप को खोजी प्रवृत्ति का रखोगे, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं हमेशा आपके वो देखते ही आप मतलब देख ही रहा हूं कि आपने कमेंट किया या आपने मैसेज दिया तुरंत देखेंगे। तो वो हजारों विद्यार्थी है तो कई बार कमेंट नहीं भी दिखते हैं, कई बार मैसेज नहीं भी, तो वहां पे मतलब सारी चीज जो है आपको ठोक बजा के परख के दी हुई है। यदि वहां गलत होता है तो आपको अपना दायरा बढ़ाना है, ठीक है, कि ये गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेरे आखिर कहां कमी है, यही अभ्यास का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। इस उद्देश्य को लेके चलोगे तो ठीक, नहीं तो एक तरफा पड़ा हुआ और सीमित दायरे में पड़ा हुआ बस गया टेस्ट सीरीज में खोटो। अरे खोटो कौन है, और अपारे दिमाग में खोटो ही फिट ओढ़ो है, बिन बदलनो है और सही को एक्सेप्ट करना है तब तो आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर वही डर्रे पर, ठीक है। चलिए ये चीज समझने की ऐसी है, ठीक है साथियों। महासागरों की औसत गहराई देखी जाए, वैसे गहराई क्यों है कि कहीं ज्यादा कहीं कम होती है, लेकिन सभी महासागरों की मिलाकर और फिर औसत गहराई देखी जाए तो आपके 3800 मीटर औसत गहराई है, ठीक है। तो स्थलों की औसत ऊंचाई, अब इसकी स्थल की गहराई तो नहीं देख सकते, तो स्थल की औसत ऊंचाई जो होती है वो 840 मीटर होती है। अब ये प्रश्न है ना ये कैसे बनता है, ये दोनों साथ में दे दिए जाते हैं कि निम्न में से असंगत है, फिर उसमें ये घुमा फिरा कर आंकड़े दे देंगे, या निम्न में से कौन सा सही है या सुसंगत है, वो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न बनते हैं और इसी तरीके से आपको हल करना आना चाहिए। हर छोटे प्रश्न की, हर बड़े प्रश्न की समान अहमियत है। अभी जब तक वो एग्जाम में मतलब बना नहीं है, सभी मतलब बनने के बाद तो सभी इंपॉर्टेंट होते ही है, लेकिन अपन को सभी को पहले इंपॉर्टेंट मानकर चलना है, तब अपनी तैयारी अच्छी हो पाएगी, ठीक है। समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है। कई विद्यार्थी होंगे जिन्होंने ये शब्द पहली बार पढ़ा होगा। जब मैंने शुरू में तैयारी शुरू की थी तो मुझे भी ये लगा कि यार बहुत जबरदस्त जानकारी दी है यार, फैदम में मापा जाता है, अपन फीट मीटर ए ध्यान के फीट मीटर सेंटीमीटर वगैरह के फैदम में मापा जाता है। फैदम इसकी इकाई है, वैसे ये जो यंत्र होता है ये फैदोमीटर होता है और एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, ठीक है। एक फैदम बराबर 6 फीट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये फैदम में मापी जाती है, ठीक। अब ये डिस्कशन की चीजें आपके सारी डिस्कशन जितना करोगे उतना बढ़िया। कोई कहे गुरुजी मेरा आड़े पाड़े कोई है कौन डिस्कशन, एक प्राइवेट ग्रुप बना दो व्हाट्सएप का, 2-4 जने जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने के अलावा कुछ नहीं डाले, भ्रमित करने वाले और दूरी बना लेना, तेरे को नहीं करनी थी, मतलब जो भ्रमित करता है ना, आज यूं हो जाए और नहीं आवे मैं उनके अंदर, तू दूर रहे, तू हमसे तैयारी नहीं कर सकता है तू मत कर, लेकिन हमसे दूर रहे, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते हैं, बस ये चीज है।
तो वहां पे आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो। डिस्कशन बहुत बढ़िया रहता है, नींद आने लगती है तो डिस्कशन करो, नींद उड़ जाएगी, सवाल भी याद होंगे, पढ़ने की इच्छा होगी, सारी चीजें। महासागरों की औसत लवणता जो होती है साथियों, वो 35/1000 है। यहाँ पे ये दो बिंदु है, ये प्रति हजार में लवणता मापी जाती है। एक बिंदु होता है तो प्रतिशत बोलते हैं, और ये हजार में मापी जाती है। ठीक है, 35 सभी महासागरों की बात हो रही है। ठीक है, वैसे अलग अलग की अलग अलग है। यदि देखा जाए साथियों तो उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। यानी उत्तरी गोलार्ध जो है, ये वाला ऊपर वाला जो भाग है, इसका तापमान अधिक रहता है। अब इसका तापमान अधिक क्यों रहता है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके मुकाबले, दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले स्थल अधिक है। ठीक है, स्थल अधिक है। यहाँ पे सारी चीजें समझने की है, यदि नहीं समझोगे ना तो विकेट उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्थल अधिक है, स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ का तापमान ज्यादा रहता है। दक्षिणी गोलार्ध जो है वहां जल ज्यादा है, और इसी कारण वहां पे कम रहता है। अब स्थल है ना ज्यादा, तो स्थल के संपर्क में जितना जल आता है वो जल्दी गर्म होता है, इसलिए यहाँ के महासागरों का तापमान अधिक रहता है। ये लॉजिक है। ठीक है, जो समझने वाली चीज थी वो ये है, जो नोट करने वाली है वो ये है। ठीक है, समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक लाइन आपको समझाई है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज हो तो फिर पता नहीं, बाकी मैंने मेरी तरफ से पूरे समझा दी। इन ज्यादा न तो थाना कोई कोचिंग वालों समझा सके और न ही कोई दूजो समझा सके। अरे यार चीज है, ठीक है, समझने वालों चीज है। चलिए, अब महासागरीय नितल के उच्चावच 4 भागों में बांटा गया है। अब यदि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश देखते हो, भौतिक प्रदेश, तो उसमें भी आप पढ़ते हो कि पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सब पढ़ते हो ना। ऐसे की ऐसे चीजें महासागर के अंदर भी है। महासागर के अंदर भी मैदान है, कटक पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, ये सब। महासागर ये नितल को यदि देखा जाए मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, महासागर ये मग्न तट, या फिर इसे कह देते हैं अपन महाद्वीपीय मग्न तट कह देते हैं इसको। ठीक है, महाद्वीपीय एक्चुअली क्या है कि आपको महासागरीय मग्न तट भी कई जगह लिखा मिलेगा, तो मेरी भी आदत पड़ गई है महासागरीय मग्न तट लिखने की, लेकिन महाद्वीपीय मग्न तट इसके लिए बिल्कुल सही शब्द है। और कई पुस्तकों में, क्या पेपर में भी आपको महासागरीय मग्न तट देखने को मिल जाएगा ये नाम। आपको जो ध्यान देना है वो शब्द है ये मग्न तट। यहाँ पे भी अपन महाद्वीपीय भी इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्यों है वो भी अभी आपको बताऊंगा। महाद्वीपीय मग्न ढाल, अब नाम ध्यान क्या रखने हैं, मुख्य ध्यान रखने वाली चीज है वो है मग्न तट, मग्न ढाल। ठीक है, अब महासागरीय महाद्वीपीय ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो जोर किस पे देना है, महाद्वीपीय पर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ महाद्वीपीय नहीं आएगा, यहाँ महासागरीय ही आएगा। ठीक है, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। अब ये महाद्वीपीय क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो महाद्वीप तट क्या होंगे, महाद्वीप की मतलब जमीन स्थल की ही, तो स्थल का ही हिस्सा होगा, वही तो तट होता है। ठीक है, अब मतलब कम ढाल है तो वो तो देखो सीधे ही अपने, ऐसा तो नहीं है कि कहीं समुद्र किनारे गए और सीधे ही अपन गहराई में चले गए, ऐसा तो नहीं है। धीरे 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 तट गहराई की तरफ बढ़ता है, तो जहां पे ज्यादा मतलब गहराई की तरफ नहीं बढ़ता है वो हिस्सा आ जाता है आपके तटीय क्षेत्र होता है ना, वो फिर गहराई एकदम से आती है। ठीक है ना, आगे जाकर तो वो कहलाता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, यानी कि महाद्वीप का ही मग्न ढाल वाला क्षेत्र है। फिर आगे जाकर एक मैदान सा आ जाता है जहां पे ढाल बिल्कुल कम होता है। महासागर के अंदर भी जहां आप देखते हो गोताखोर गोते लगाते हैं, तो वहां भी टीवी में कई बार देखा है कि बिल्कुल ऐसे मैदान जैसा ही होता है। हालांकि कोई सामान वामान पड़े होते हैं या जीव जंतु है वो बात अलग है, लेकिन एक मैदानी भाग अंदर आ जाता है। और महासागर के अंदर कई ऐसी खाइयां होती है, कई ऐसे खड्डे होते हैं, गर्त का मतलब क्या है, खड्डा। कई ऐसे खड्डे होते हैं जो बहुत ज्यादा गहराई लिए होते हैं, ये लगभग 5500 मीटर से अधिक वाले जो होते हैं वो गर्त के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है, ये 4 भागों में बांटा गया है। यदि इसे उच्चता मिति वक्र के अंदर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहला भाग है अपना, जो नंबर 1 अपन ने लिख रखा है वो। तो यदि देखोगे ये तो साथियों है पूरा स्थल वाला भाग। ठीक है, ये आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये जल है, पानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो स्थल वाला भाग, और ये देखो यहाँ से ये अब तट है। ठीक है ना, तटीय क्षेत्र है, तो ये तटीय क्षेत्र जो आता है वो आ जाता है आपके महाद्वीपीय मग्न तट के अंदर। ठीक है, फिर
महाद्वीपीय मग्न ढाल शुरू हो जाता है, फिर यहाँ पे ये ढलान आ जाती है, ठीक है ना। तो ये नंबर दूसरा वाला अपने पार्ट आ जाता है कि ये देखो फिर यहाँ ढलान आती है। फिर ऐसा क्षेत्र आता है कि मैदानी क्षेत्र आता है, और ये मैदानी क्षेत्र महासागर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो महासागरीय मैदान पाया जाता है समुद्रों के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये देख रहे हो आप, एकदम से देखो खाई आ जाती है, तो ये आ जाता है, ये तो आ गया आपने 3 नंबर का वर्गीकरण, ठीक है। और ये आ गया अपना 4 नंबर का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये देखो, ये डायग्राम आपके लिए बेस्ट है समझने के लिए। जितने नए विद्यार्थी हैं, पुरानों को तो फिर भी पता होगा, नए विद्यार्थी जितने हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है इस डायग्राम को संभाल के रखना, ठीक है। ये है आपके पूरा का पूरा समझने के लिए ये कैसे क्या होता है, ठीक है। उच्चता मिति वक्र के आधार पर बता दिया आपको। ये महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल, मैदान और गर्त 4 है, चारों हिस्से। अब चारों को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, और ये समझ में आ गया, ये याद कर लिया ना, आप बहुत आगे होंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले लेते हैं अपन वही अपना महाद्वीपीय मग्न तट। अब ये जो होते हैं साथियों, महाद्वीप के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। मंद यानी धीमा, एकदम से तेज ढाल नहीं है, कम ढाल है, तो मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, वो कहलाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल चीज समझने के लिए अब यहां समझना, संपूर्ण समुद्रों का 8.6% भाग होता है। सारे समुद्र, ठीक है, सारे महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, सारे महासागर का यदि देखा जाए, सभी के मग्न तट मिलाया जाए, तो सारे महासागरों का 8.6% भाग जो है वो आपके महाद्वीपीय मग्न तट है। 8.6%, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट है सारों समुद्र का। इनकी गहराई यदि देखी जाए साथियों, तो ये 150 से 200 मीटर तक गहरे होते हैं। इसके बाद में यदि 200 से आगे जाते हैं तो फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल के अंदर आ जाते हैं। तो 150 से 200 मीटर तक गहराई वाले जो क्षेत्र होता है महाद्वीप का पानी के अंदर, ठीक है ना, तो वो आपके महाद्वीपीय मग्न तट के अंदर आता है, ठीक है। इसका यदि ढाल देखा जाए साथियों, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक इसका ढलान रहता है। इससे अधिक जाएगा फिर तो फिर वापस वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अटलांटिक महासागर जो है उसमें ये सर्वाधिक है। अब ये अटलांटिक महासागर के अंदर 4 भागों में बांटकर देखा जाए तो उसमें महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है ना। कैसे कि गुरुजी आभार क्यों के महाद्वीपीय मैदान ज्यादा होते हैं, मैदान तो है, लेकिन सारे समुद्रों के अंदर के महाद्वीपीय मग्न तट देखे जाए उनमें सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर के अंदर। ये चीज समझाना चाहूँ। सभी महाद्वीपीय मग्न तट का अंतर की देखा जाए, सभी का तुलनात्मक अंतर देखा जाए सारे समुद्रों का, तो उनमें अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट सबसे ज्यादा है। ये चीज कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैदान से ज्यादा ये है, ये नहीं है। वहां पे सभी के अंदर के देख लिया जाए, ठीक है। अगर 4 घर है, 4 घर बड़ा बड़ा मेंबर इकट्ठा कर 4 कुर्सी मत बिठाए, बस देखो कि इन सब ज्यादा उम्र की नहीं है क्या, हाँ हफ्जी बारी सब ज्यादा उम्र है, तो हफ्जी बा जो है वो क्या इन चारों के अंदर सबसे ज्यादा है। ऐसे ये तरीका, ठीक है। चलिए, आर्कटिक महासागर का साथियों सर्वाधिक चौड़ा भाग है। आर्कटिक महासागर का जो मग्न तट है वो सर्वाधिक चौड़ा है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए सभी महासागरों के अंदर, तो आर्कटिक महासागर का सबसे चौड़ा तट है, जिसमें ये उत्तरी साइबेरिया वाला जो तट है वो इसका सबसे चौड़ा मग्न तट आ जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे समुद्री जीव पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये देखो, ये वापस यही आपके समझने की चीज है कि ये है आपके मग्न तट और यहां से आ जाता है ढाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समुद्री जीव बहुत अधिक पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो मग्न ढाल अपन पढ़ेंगे यहाँ कम पाए जाते हैं, क्योंकि ढलान होती है तो इतनी अनुकूलता नहीं होती जीव जंतु के लिए, तो यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक जीव जंतु जो होते हैं ये यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं अपन महाद्वीपीय मग्न ढाल के अंदर, इसे भी महाद्वीपीय कर देना, ठीक है। यहाँ पे इसको भी आप क्या लिखेंगे, महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक है। अब देखो, मग्न तट सबसे पहला हिस्सा आ गया नितल का मग्न तट, और उसके बाद में महासागरीय मैदान के बीच वाला क्षेत्र, यानी कि ये तो आ गया आपके मग्न तट वाला क्षेत्र, यहाँ ये मग्न तट वाला क्षेत्र, और यहाँ आ गया ये मैदान वाला क्षेत्र। इसके बीच वाला जो ये क्षेत्र है
ये आ जाएगा आपके महाद्वीपीय मग्न ढाल के अंदर। ठीक है, तो ये देखो इसकी तीव्र ढाल होती है, ये तीव्र ढाल वाले होते हैं, लगभग 200 से 2000 भी देखा जाता है कि 200 से 2000 मान सकते हो आप कि 2000 मीटर तक गहरे होते हैं, लेकिन कई बार ये 3500 मीटर तक गहरे देखे जाते हैं। तो औसत इसका अपन मान लेते हैं कि 200 से 3000। अब 200 से 2000 भी लिखा मिलता है ना, मैंने खुद गाइड में 200 से 2000 लिखा है, क्योंकि वैसे 200 से 2000 आता है, लेकिन कई बार 3500 तक भी देखे गए, तो 200 से 3000 आप ध्यान रखें कि 3000 मीटर तक ये गहरे होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं, लैंग्वेज डाली जाती है अंदर, अंदर लैंग्वेज डाली जाती है, तो उसमें इतना आपके जैसे 2000 भी आ गया, 3000 भी आ गया, तो वहां पे आपके गलत नहीं होगा प्रश्न। ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि ये प्रश्न कैसे बनता है। ठीक है, तो वहां ये मत सोचना कि सर 2000 आ गया या 3000 आ गया तो हम क्या करेंगे, वहां पे बिल्कुल आपको व्यवस्थित देंगे, कंफ्यूजन वाला सवाल इसके अंदर नहीं बनता है। ठीक है, संपूर्ण समुद्रों का यदि देखा जाए तो 8.5% भाग महाद्वीपीय मग्न ढाल है। यहाँ कितना है, 8.6 है, यहाँ पे एक कम करना है अपन को, पॉइंट में एक कम करना है, 8.5% भाग जो आता है वो आपके आ जाता है किसके अंदर, मग्न ढाल के अंदर। यहाँ समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं, वैसे पाए जाते हैं लेकिन थोड़े कम, मतलब थोड़े बिल्कुल कोई ऐसे होते हैं वो पाए जाते हैं, लगभग नहीं पाए जाते। तो ये ध्यान रखें कि इन दोनों के यदि अंतर देखोगे तो यहाँ समुद्री जीव अधिक पाए जाते हैं, यहाँ पे समुद्री जीव कम पाए जाते हैं। समुद्री जीव अधिक पाए जाने के कारण ही यहाँ पे तेल, प्राकृतिक गैस वगैरह जो है वो सब यहाँ महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, ये समझ में आ गया है आपको, ये चित्र आपके लिए सुविधा के लिए है, समझ में आ गया। ठीक है, अगले भाग पर चलते हैं, अगले भाग पर चलते हैं। इसमें यह है साथियों महासागरीय मैदान। अब महाद्वीपीय नहीं आएगा, यहाँ पे महासागरीय मैदान ही आएगा, क्योंकि अब वो महाद्वीप का हिस्सा नहीं रहे, वो महासागर का हिस्सा बन गए। ठीक है, तो ये मग्न ढाल और गर्त के बीच वाला क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, खड्डे वाला भी नहीं, खाई वाला भी नहीं और ढाल वाला भी नहीं, बीच वाला समतल क्षेत्र है वो महासागरीय मैदान। मैदान का कहते ही प्लेन दिमाग में आता है। ठीक है ना, प्लेन, मैदान यानी कि प्लेन है बिल्कुल। तो ये जो है साथियों आपके 3000 से 6000 मीटर तक गहरे होते हैं। संपूर्ण समुद्रों का यदि देखा जाए तो 75.9%, 75.9% ये रखते हैं। ठीक है, 75.9% भाग में ये पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में ये सर्वाधिक है, मतलब प्रशांत महासागर में 80.3 है। यदि हिंद महासागर में देखा जाए तो 80.1 है। ठीक है, किसमें, हिंद में देखा जाए तो 80.1 है। यदि अटलांटिक में देखें, अटलांटिक में ये कम है। अटलांटिक में ये कम क्यों है, क्योंकि अटलांटिक में आपके महाद्वीपीय मग्न तट ज्यादा है ना, बताया था। तो अटलांटिक में ये कम है, अटलांटिक में ये लगभग 54.9% है। ठीक है, तो ये देखो यदि महासागरीय मैदान देखे जाए सबसे ज्यादा कौन से महासागर के अंदर है, तो फिर आपके ये किसके अंदर आ जाएगा, आपके प्रशांत महासागर के अंदर। अब देखो हिंद महासागर का भी बता दिया और अटलांटिक का भी आपको बता दिया मैंने। ठीक है, साथ में यह समुद्र का सबसे विस्तृत भाग होता है। अब दिखती बात है 75.9% है, तो यह सबसे ज्यादा विस्तृत भाग होता है। ठीक है, अब देखो महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त जो है वो सागर का अत्यधिक तीव्र ढाल वाला क्षेत्र, यानी कि एक तरीके से खड्डा है, खाई है, गहरा, मतलब उसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होती, चौड़ाई कम होती है, और वो गर्त, गर्त यानी खड्डा ही होता है। ठीक है, एकदम से तीव्र ढाल। अब समस्त सागरीय क्षेत्र का देखा जाए तो लगभग 7% भाग है। समस्त सागरीय क्षेत्र का 7% भाग गर्त के अंदर आता है। गहराई 6000 से 9000 मीटर तक, यानी 5500 से ऊपर मान सकते हो आप गर्त के अंदर आ जाते हैं। तो 6000 से 9000 मीटर तक देखे गए, लेकिन 9000 मीटर से ज्यादा भी है। मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त 11022। अब कई जना कहते गुरु 11033 पढ़िया, मैं भी पढ़ी उड़ो 11033। ठीक है, 11022 11033 दोनों देते हैं एग्जामिनर। ये दोनों आंकड़े ऐसा नहीं होगा कि आपको ए में तो दे दिया 11022, बी में दे दिया 11033, कभी नहीं आएगा। चाहे कितने प्रश्न उठा के देख लो या भविष्य में आने वाले प्रश्न देख लेना, दोनों चीजें आपको एक ही ऑप्शन में नहीं मिलेगी। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त यदि देखा जाए तो मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर के अंदर है, फिलीपींस के पास में यह है। और इसकी खोज जो है साथियों, थोड़ा सा यहां पर एक ये चेंज करूंगा मैं इसकी, चलिए इसको चेंज करने का एक तरीका ये काम में लेते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो है आप 1960 नोट करें,
1960, जनवरी 1960 में की गई इसकी खोज। उन्नीस सौ साठ के अंदर, ठीक है। इसकी खोज 1960 में की गई। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपके सबसे गहरा। वैसे देखा जाए, देखो महासागर की मैं विशेषताएं अलग अलग बताऊंगा, उसमें बताऊंगा जैसे अटलांटिक का प्यूर्टो रिको है, हिंद महासागर का सुंदा गर्त है सबसे गहरा, तो ये उसके अंदर मैं बताऊंगा। वैसे यहाँ पे गर्त की बात चल रही थी तो साथ में सबसे गहरा बता देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न गर्त पे पूछा गया है, तो मैरियाना का पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर, उसमें सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त। तो ये है साथियों आपकी आज की क्लास, जो लगभग आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से ये समझनी चाहिए थी उसी तरीके से दी है। यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करती, यहाँ पे कंसेप्ट समझना होता है। देखो जहां पे ट्रिक काम नहीं करेगी, अपन जबरदस्ती ट्रिक घुसा भी नहीं सकते, घुसाएंगे तो टॉपिक बिगड़ जाएगा, ठीक है, वह चैप्टर काम का नहीं रहेगा। जहां जरूरी है वहां 100% दूंगा कि ये कैसे याद करना। जो देखो सभी को याद करने का समझने का अलग अलग तरीका होता है सारे चैप्टर, तो जहां पे जो जरूरी है वो वहां पे आपको जरूर मिलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हाँ यहाँ पे अब कोई जबरदस्ती ट्रिक का घुसेड़ना मतलब कौन रहे, याद नहीं रहती, ठीक है। जहां पे याद रखनी है वही याद रखो, जहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है वहां याद रखो। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होगा आपके 8.6, 8.5, 75.9 ये सब याद रह जाते हैं हाथों हाथ ही। इतनी तो आप आपके मेरे से ज्यादा न्यूरॉन्स दिमाग के आपके एक्टिव होंगे, क्योंकि मैं तो चलो आपको ये पढ़ा रहा हूँ, बुक राइटिंग कर रहा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन आप लोग याद कर रहे हैं हर चीज को कि हाँ ये हमें याद करना है। तो न्यूरॉन्स मुझसे ज्यादा आप लोगों के एक्टिव है और इन्हें एक्टिव ही रखना। अभी देखो कल आपको एक फोटो डाला था मैंने टेलीग्राम पे, शंकर देवासी हमारी स्कूल से ही इंटर्नशिप की बंदा। जब उस व्यक्ति के पढ़ाने की शैली बहुत शानदार, नवाचार विद्यार्थियों के लिए बहुत करते, ठीक है। परिवार इतना सक्षम नहीं है, उनके पिताजी भेड़ बकरियां चराते। हमने देखा है इस लड़के को, शंकर देवासी को हमने खुद देखा है भेड़ बकरियां लेकर जाते हुए, साथ में किताब, ठीक है, साथ में किताब और योग्यता बहुत, पढ़ने की ललक बहुत। हमने उसी समय कह दिया था कि बंदा लगेगा, निरंतर संपर्क में रहे, तैयारी कैसे करनी, रणनीति कैसे, क्या कई सारे टॉपिक है जहां कंफ्यूजन होता है समझने वगैरह। चैनल से निरंतर जुड़े हुए थे, जहां जहां जैसे साइकोलॉजी की वगैरह अपनी क्लास उस समय चली थी काफी सारी, मतलब इस तरीके से क्रमबद्ध नहीं चली थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे करवाए थे। तो जहां जहां उनको जरूरत महसूस हुई वहां पे देखो, पढ़ाई तो उनको ही करनी थी और उस व्यक्ति ने की भी है पढ़ाई। मेरे सिर्फ पढ़ाने मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा, खुद को पढ़ना पड़ता है। तो मैं तो कह दूं ना, मेरा यदि योगदान यदि कहे तो मेरा योगदान कुछ भी नहीं है, मेरा योगदान है सिर्फ मात्र 10%, ठीक है। न 10% भी मत मानो आप, 5% मेरा तो सिर्फ, ठीक है। 95% उस व्यक्ति की मेहनत है, जो उसने की है, अपना समर्पण दिया है और इसी कारण सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग मतलब देख सकते हो कई जने बहाने बनाते हैं कि सर मेरे तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं, किसी के नहीं होती, किसी के परिस्थितियां अनुकूल नहीं। जिसके परिस्थितियां अनुकूल होती है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते, वे मौज करे बेटा एसी वाला कमरा है, और जिन अनुकूल को नहीं है ना वे तैयारी करे। तो इस बात को तो दिमाग में डाल दो कि परिस्थितियां अपने अनुकूल होगी नहीं, परिस्थितियों को अनुकूल बनाना पड़ेगा, परिस्थितियां सभी की प्रतिकूल ही होती है। तो ये एक हीन भावना लानी छोड़ दो कि मेरे परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, ये है वो है, फालतू कोई मतलब है कौन, ठीक है। सभी के अनुकूल नहीं होते। बेचारा व्यक्ति वो भेड़ बकरियां चराकर जंगलों में पढ़कर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब कई जना कहते गुरुजी पेपर बेच दिया, पेपर बिक गया, यूं सबके, उसके भी तो उसके लिए भी हुआ। वो इतना सक्षम तो है नहीं कि उसने खरीदा होगा, हमने देखी स्थिति। तो ये बात है, अपने आप को इस लेवल पे लिया हो कि फिर आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़े और आपको सिर्फ और सिर्फ दिखे तो क्या, सिलेक्शन, ठीक है। और सिलेक्शन लेना है डंके की चोट पर, ठीक है। मतलब ये जज्बा होता है और जिसके अंदर जज्बा है वो रुकता नहीं है। और आने वाले समय में मैं जानता हूं कि अपने चैनल से काफी सारे ऐसे जुनूनी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो साबित करके बताएंगे कि हाँ हम में है दम और हम निकालेंगे, ठीक है। ये सब चीजें हैं साथियों। अब देखो गांव का पहला बंदा है जो मास्टर बना है, ठीक है। गांव से सिर्फ 2 नौकरियां लगी, एक फौजी है और ये दूसरा मास्टर है। तो गांव में भी क्रांति आएगी, सीखेंगे लोग, कितना मान सम्मान बढ़ जाता है। तो ये चीजें हैं साथियों, मान सम्मान बढ़ता है, अपनी परिवार की अपनी जरूरतें पूरी होती है, अपने सपने पूरे होते हैं।
तो इसके लिए निरंतर मेहनत करनी होती है, किसी न किसी को अपना प्रेरणा स्रोत बना के और निरंतर पढ़ते जाओ, किसी फालतू की बातों में नहीं आना है। लोग बहुत मिलेंगे गुमराह करने वाले, ठीक है, गुमराह होना ही नहीं है। ठीक है साथियों, बाकी ये आज थोड़ी सी आंखें आपको लग रही होगी, चलिए कोई नहीं, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।